पानी ना पूजा करो सफल तो हो गई। आज मैं कर दूंगा पूजा। काम हो गई।
चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 2 से 3 दिन चलेगा और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जो बैच के इस बैच के जितने भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो अपने दम पे बहुत कुछ करना चाहते हैं, खासतौर से कैंसर के लेवल पर कुछ काम करना चाहते हैं, तो मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से इस टॉपिक के बारे में गाइडेंस देना चाहता हूं ताकि हमारी जो कमियां, जो मुझ में मैंने अपनी कमियां देखी थी वो दूर करी थी, वो लेवल मैं आपको देना चाहता हूं। वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो हम लोग ये जो काम कर रहे हैं, ये जो कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं हमें पूरी चीजें क्लियर होना चाहिए। हमने अभी तक सेल के बारे में पूरी डिटेल जान ली है, अब सेल में जब एबनॉर्मलिटीज डेवलप होती है हम वो जान रहे हैं, है ना। और कल मैं आप लोगों को शो अप करूंगा जो ऑर्गेनो बूस्टर के फार्मूले होते हैं, वो उसका रेशियो कैसे सेट किया गया और क्यों किया गया। देयर आर 12 टाइप्स ऑफ रेशियोज, बट मैं केवल फाइनलाइज रेशियो जो आप लोगों को दिया है वो मैं बताऊंगा, है ना। और वो भी बताऊंगा कि ये क्यों सिलेक्ट किया गया इसमें क्या क्या फैक्टर्स थे जिसको इन्वॉल्वमेंट किया गया और एक एक मेडिसिन को चेंज किया गया। एक में WG8 किया गया तो सुपर हो गया, एक में केवल G8 किया गया तो गैंग्रीनल फोर्ट हो गया, एक में केवल Y8 किया गया तो गैंग्रीनल फोर्ट न्यूट्रल हो गया। लेकिन अभी 2 और बन रहे हैं जिस पे रिसर्च चल रही है। एक में B8 किया गया है ना, और एक में RE8 किया गया है। अब आप सोचिए कि वो कहां जाके काम कर रहा होगा, है ना। बताएंगे, लेकिन उसके लिए समय लगेगा दोस्तों हम जब कैंसर की बात करते हैं तो हमारा लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि हम जब कैंसर की बात करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं कैंसर में। कैंसर एक ऐसी डिसीज होती है जिसमें बॉडी में अनकंट्रोल एबनॉर्मल सेल्स का डिवीजन होता है दोस्तों, जिसे कैंसर कॉज होता है। ये एक नॉर्मल सेल्स है ना, ये नॉर्मल सेल्स है ये पूरी टिश्यू की लेयर है, ऐसी कई लेयर है नीचे, है ना। अब यहां पर कैंसर सेल जब मल्टीप्लाइंग हुई, इन्वेडिंग हुई दोस्तों, तो उसने पूरा एक अपना स्थान बना लिया, एक पूरा एरिया बना लिया अपना, ठीक है। ये जब एरिया बनता है दोस्तों, ये कैंसर सेल्स इस तरह से यहां पर बन जाती है। तो जब ये एबनॉर्मल सेल्स बनती है, एक एरिया बनाता है, तो हमारा बॉडी क्या करता है, उसको डिफरेंशिएट करने का काम करता है, उसके चारों तरफ एक लेयर बना के, है ना, डिफरेंशिएट करता है। लेकिन ये प्रोसेस होती कैसे है, और आप और मैं इस प्रोसेस के द्वारा कैसे डायग्नोस्टिकल टूल में पहुंचेंगे, ये कौन सा कैंसर है। अभी हमने पढ़ा एपोप्टोसिस, है ना। क्या एपोप्टोसिस का इस कैंसर से लिंक है? क्या कोई फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कैंसर को जनरेट करते हैं? अगर आपको पता ही नहीं है तो दोस्तों आज पता कर लीजिएगा, है ना। आप कैंसर के लेवल पर मास्टर बन जाएंगे आज। जब हम टेबल प्रैक्टिस में एपोप्टोसिस की बात पढ़ रहे थे तो मैंने क्लियर कहा था कि साधारणतः जब सेल में कुछ एबनॉर्मल होता है दोस्तों, तो वो सेल्स
बॉडी के मैकेनिज्म के द्वारा इमीडिएटली एपोप्टोसिस के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। डेंड्राइटिक सेल्स मैंने नाम बताया था आपको, याद है आपको? याद रखना दोस्तों, इमीडिएटली एपोप्टोसिस के द्वारा इस प्रकार के एब्नॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ना। लेकिन याद रखना दोस्तों, कैंसर के डेवलपमेंट को प्रिवेंट करने का गुण है एपोप्टोसिस में, डेंड्राइटिक सेल्स में, है ना, ये प्रिवेंट कर देती है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस गुजरती है दोस्तों, जब कुछ सेल पर्टिकुलरली ट्यूमर सेल एपोप्टोसिस से बच जाती है। अगर मान लो ये ट्यूमर के रूप में डेवलप हुआ और ये कहीं ऐसी जगह हुआ जहां पर ध्यान नहीं गया सेल को वहां पर किसी भी प्रकार का केमिकल अल्ट्रेशन नहीं मिला, है ना, तो कुछ सेल पर्टिकुलरली जो ट्यूमर सेल्स होती है वो एपोप्टोसिस से बच जाती है ना। जो सेल एपोप्टोसिस से बचकर निकल जाती है, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम में जाकर जब वो एबनॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो कैंसर में परिवर्तित हो जाती है ना। लेकिन एकाएक नहीं होती, जब तक जेनेटिक म्यूटेशन नहीं होगा तब तक वो सेल कैंसर में कन्वर्ट नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। लगातार जब अपनी एबनॉर्मलिटीज के बावजूद वो प्रोलिफरेटिव करती रहती है। एबनॉर्मलिटीज है, आपकी बॉडी को पता है कि आपके बॉडी में कोई भी एबनॉर्मल सेल्स होगी तो तुरंत उसको ढूंढ के मार दिया जाता है, लेकिन यहां पर ये एबनॉर्मल सेल्स नहीं वहां पर पकड़ पाएगा और लगातार एबनॉर्मलिटीज के बावजूद वो प्रोलिफरेट करता रहेगा, अपनी संख्या को एबनॉर्मली बढ़ाता रहेगा दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, है ना। याद रखना, इस कंडीशन को कहते हैं कैंसर का डेवलपमेंट होना, है ना। आपको पता ही नहीं है आपके बॉडी में कैंसर डेवलप हो रहा है और धीरे 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 करके आप नॉर्मल रूप में जा रहा है, लेकिन आपको पता नहीं इंटरनल के आप घुस के देखोगे नहीं ना। तो ऐसी कंडीशन में बाय चांस आपने मान लो कि सिर दुख रहा है, यार चलो ठीक है अपन एक्सरे करा लेते हैं, एमआरआई करा लेते हैं, एमआरआई कराया तो पता लगा एक्सरे में भी बड़ा ट्यूमर होता है तो तुरंत डायग्नोस हो, अरे यार इसको तो ब्रेन ट्यूमर है ना, ग्लायोमा डेवलप हो गया, फलाना डेवलप हो गया, है ना। तो याद रखना दोस्तों, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्री रेडिकल्स और कैंसर, है ना। आपको पता होना चाहिए फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, क्या वो आपके बॉडी के लिए जरूरी है? जरूरी तो है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा अगर हो गए तो अजरन भी हो जाता है ना। फ्री रेडिकल्स एक एटम्स होते हैं दोस्तों, है ना, एक मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक आयन होते हैं दोस्तों, जिससे एक अनपेयर्ड वैलेंस के इलेक्ट्रॉन उसमें पाए जाते हैं, है ना। जो कुछ एक्सेप्शन को अगर छोड़ दिया जाए, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रेडिकल्स को हाईली केमिकल रिएक्टिव बना देता है। याद रख लेना इस बात को, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रेडिकल्स होते हैं उनको ये आयंस, ये मॉलिक्यूल्स, ये एटम बहुत ही हाईली केमिकल रिएक्टिव बना देते हैं, यानी बहुत तेजी से केमिकल्स का रिएक्शन यहां पर होना शुरू कर देता है, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल्स, है ना। ये हमारे लिए फायदेमंद भी है और हमारे लिए बहुत नुकसानदायक भी है दोस्तों। इसलिए आज की प्रेजेंट कंडीशंस में जो कैंसर को डेवलप कर रहा है, फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पाए जा रहे हैं, है ना। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है, मिलावट है, हमारे यहाँ थोड़ा सा कमाई के चक्कर में जितने भी उद्योगपति है या जितने भी दुकानदार है जबरदस्त मिलावट कर रहे हैं, और ये मिलावट किसी भी आदमी के कैंसर को लेवल पर लेकर जा रही है दोस्तों, है ना। याद रखना, ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं या हम ये कहें ये ऑक्सीडेंट्स एक प्रकार के बैक्टीरिसाइडल एजेंट्स होता है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। अब बैक्टीरिसाइडल है तो आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो होता है ना, इसके कारण तुरंत डैमेज हो जाता है, यानी बॉडी में बहुत सारी सेल्स से सिक्रीट होता है फ्री रेडिकल्स, है ना। याद रख लेना इस बात को, बॉडी में बहुत सारी सेल से फ्री रेडिकल सिक्रीट होता रहता है दोस्तों, है ना। याद रखना दोस्तों, इन रेडिकल्स को फ्री रेडिकल्स कहते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के नाम से जाना जाता है, ROS, कैपिटल ROS इसे कहा जाता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। याद रखना दोस्तों इस बात को, है ना। याद रखना, फ्री रेडिकल्स बहुत ही ज्यादा पोटेंट बैक्टीरियासाइडल एजेंट होता है, इसीलिए प्राय बैक्टीरिया और जो भी लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं उनके द्वारा जब वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं तो इन फ्री रेडिकल्स के द्वारा उनको डिग्रेडेट या नष्ट कर दिया जाता है। यानी बैक्टीरिया को मारने के लिए फर्स्ट लाइन में लाइसोसोम मौजूद है, लाइसोसोमल एंजाइम होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को सिक्रीट करेगा, फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस करेगा, वो पूरी प्रोसेस चलती है। लेकिन जब वहां पर लाइसोसोम फेल हो जाता है दोस्तों, उन कंडीशन में ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनके द्वारा ये डिग्रेडेड या नष्ट कर दिया जाता है, इनको पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाता है ना। और ये इस बात की पूर्ति करता है कि डिग्रेडेट और डिजेनरेट और डिस्ट्रक्शन होना D7, D8, D9 से कवर होता है, और ये इस बात की पूर्ति करता है कि D7 फर्स्ट स्टेज में, D8 सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में D9 और लास्ट स्टेज में D10 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा,
है ना। अगर आप 147 से फॉलो करते हो तो यही कंडीशन वहां पर आपको 7th डायल्यूशन, 8th, 9th और 10th डायल्यूशन पे होगी। लेकिन मेरा मानना है कि जितना ज्यादा नेगेटिव जाया जाएगा कैंसर का रिफॉर्मेशन उतनी जल्दी से रिड्यूस कर दिया जाएगा दोस्तों, है ना। ये रिसर्च के बेस्ड है। अगर जो लोग माने वो सही है, नहीं माने तो आप D7, D8, D9 पे जाइए, समय दीजिए आप, है ना। याद रखना जब उसी समय में फ्री रेडिकल्स कैंसर कॉज करने में सक्षम होते हैं दोस्तों, तो बहुत सारी डिसीजेस होती है, आपको याद रखने की जरूरत है, जैसे कि हार्ट डिसीज, है ना, न्यूरोलॉजिकल डिसीज, ऑटो इम्यून डिसीज, उनको भी कॉज करते हैं, है ना। अगर हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें तो मैंने आपको कहा S5A3-VEN1 कहा है ना, बार बार कहा है आपको, समझिएगा क्यों कहा गया है ना। आपका जितना भी बॉडी में टॉक्सिसिटी बनेगी वो किसके द्वारा रिमूव होगी? ऑफकोर्स लीवर के द्वारा, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लेवल पर। किसके माध्यम से, किसके सानिध्य से बाहर निकलेगी? ऑफकोर्स ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम का माध्यम से, S5A3। क्या जेनेटिक म्यूटेशन को आप यहां कंबाइन नहीं मानते? ऑफकोर्स मानते हैं। देन प्रूवन हो जाता है कि S5A3-VEN1 is a master remedy for any type of genetic mutation, autoimmune disease and neurological diseases, as usual heart diseases। इसीलिए हम जब इसके सानिध्य में जाने लगे तब हमको निकल कर आया कि S5 का 1000 देने से एलर्जीज ठीक हो रही है। हमने हेरिडिटरी लेवल पर S5A3-VEN1 देना चालू करा, हेरिडिटरी एलर्जीज निकल कर आए। दोस्तों ऐसे नहीं हम बोलते, हमने काम किया है यार। काम करने के बाद रिजल्ट देखकर हम लोग ये चीज को वेरीफाई करते हैं, है ना। ये आपको भी याद रखने की जरूरत है दोस्तों। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये कैंसर कॉज करने में सक्षम होते हैं अगर जरूरत से ज्यादा मात्रा में पर्टिकुलर एक जगह पे कलेक्ट हो गए। हर जगह की बात नहीं कर रहा हूं, एक जगह पर कलेक्ट हो गए, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे हार्ट डिसीज, न्यूरोलॉजिकल डिसीज, ऑटोइम्यून डिसीज को कॉज कर रहे हैं, है ना। आप देख लो आज की वर्तमान परिस्थिति में सबसे बड़ा मेजर कंसर्न क्या आपको नजर आ रहा है? फलाना सिंड्रोम निकल रहा, फलाना ऑटोइम्यून डिसीज हो रहा है, ये बच्चे को, ये बच्चे ने क्या कर लिया, कौन सा जिंदगी जी ली, है ना। लेकिन उसके शरीर में चेंजेस आ रहा है जो नेक्रोसिस के लेवल पर, वहां पर फ्री रेडिकल्स के कॉज के कारण कैंसर को कॉज कर रहे हैं। इसलिए याद रखना दोस्तों, फ्री रेडिकल सेल्स में ऑक्सीडेटिव इंजुरी को कॉज करता है। याद रखना, ऑक्सीडेटिव इंजुरी, यानी जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन वहां अवेलेबल हो गई, इंजुरी हो गई, जल गया, और इसी के कारण याद रखना होगा क्या, प्रोटीन और डीएनए का डैमेज हो रहा है, ठीक है। जब वहां पर बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव इंजुरी होगी, बर्निंग होगा, तो प्रोटीन और डीएनए डैमेज होता है दोस्तों, और इसी के परिणाम स्वरूप कैंसर डेवलप होता है ना। अगर आपका प्रोटीन डैमेज हो रहा, डीएनए डैमेज हो रहा, तो आपका प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए? बताइए आप मुझे, आपका प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए? जब यहां पर आप देख रहे हो दोस्तों A2, C5, GE, L1, VEN1, WER1, P2, G, इसको मानते हो या नहीं मानते हो आप? A2, C5, G, L1, VEN1, WER1, P2, G, इसको मानते हो नहीं मानते हो आप कि ये कैंसर के लेवल पर रामबाण मेडिसिन है ना। अगर आप देखोगे तो ये प्रोटोकॉल सिलेक्ट करने में आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। L1 होता है आपके पूरे मेटाबॉलिक प्रोसेस को नॉर्मलाइज करता है, अप एंड डाउन करता है, यानी ब्लड ले जाना, लिम्फ को लाना, है ना, दोनों चीजों को वहां पर सर्कुलेट करता है। और A2C5G पूरी बॉडी की सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम की मेन रेमेडी मानी जाती है, लास्ट रेमेडी मानी जाती है। तो यहां पर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस फ्री रेडिकल्स के लेवल पर होते हैं, ये चार मेडिसिन वहां पर बहुत जबरदस्त सपोर्ट करती है। तो क्या VEN1 सपोर्ट नहीं करेगी, है ना। वहां गंदगी हमें वीनस सिस्टम से निकालना है, देयर में भी ऑक्सीडेशन बहुत है, हमें ऑक्सीडेशन नहीं बढ़ाना, हमें वहां से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो रही है यहां पर, है ना, बिकॉज यहां आसपास की जितनी भी ऑक्सीजन, जितनी भी ब्लड सप्लाई है, सब ले रही है एबनॉर्मल ग्रोथ करने वाली सेल। हमें इस ग्रोथ करने वाली सेल्स को यहां से बाहर निकालना है, इसका फ्री जितना भी मटेरियल है उसे बाहर निकालना विदाउट एनी डिपोजिशन, बॉडी में डिपोजिशन नहीं होना। तब आपको यहां सपोर्ट लेना VEN1, WER1, P2C का, है ना। जब आप यहां पर सपोर्ट लेते हैं तब आपको ये सारी चीज नजर आती है कि हाँ साहब, हमने ये जो प्रोटोकॉल्स तय किए हैं ये बहुत ऑथेंटिक है ना। तब हमें ये प्रोटोकॉल्स यहां पर देने की जरूरत पड़ती है।
ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जब भी कैंसर डेवलप होगा उसको हटाना है, उसके बारे में आपको सोचना है, तो बहुत सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, स्पेशली कैंसर के डेवलपमेंट होने पर, है ना। अब एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल है यहाँ पर, है ना। आप लोग देख रहे हो आजकल जगह 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 जो है एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग किया जा रहा है। एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं दोस्तों जो कि फ्री रेडिकल्स के द्वारा होने वाले डैमेज से सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। यानी यहां आपने ऑक्सीडेशन प्रोवाइड करा, एंटीऑक्सीडेंट, इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकना, एंटीऑक्सीडेंट को आपने जो प्रोवाइड किया, तो सेल के लेवल पर जितने भी डैमेज हो रहे हैं, सेल को प्रोटेक्ट करने का गुण है दोस्तों, है ना। ये सब्सटेंसेस फ्री रेडिकल्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, है ना, और इंटरेक्ट करने का कारण जो सेल्यूलर डैमेज हो रहा है, उस सेल्यूलर डैमेज को स्टॉप करते हैं, है ना। इसीलिए दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट को फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स कहते हैं, है ना। फ्री रेडिकल्स स्कैवेंजर्स के नाम से इस एंटीऑक्सीडेंट को जाना जाता है। ये तो आपने यहां पर सुधारने का बीड़ा ले लिया, ठीक है, लेकिन याद रखना एंटीऑक्सीडेंट क्या ये इसलिए बता रहा हूं कि जब आप अपने इलेक्ट्रोमेपैथ रेमेडीज के जो प्लांट्स का जो बिहेवियर हमने तय किया था, हमने देखा था कि फलाने मेडिसिन में विटामिन ए, फलानी में सी विटामिन, इसमें ई विटामिन, इसमें फलाना फलाना विटामिन पाया जा रहा था, है ना। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये क्या है, इसके एग्जांपल हैं दोस्तों बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये उसके एग्जांपल्स हैं। और इनके फ्री रेडिकल्स या सॉरी एंटीऑक्सीडेंट इनके उपयोग करने से आप कैंसर से मुक्त हो सकते हो, है ना। इसीलिए आप इनके केमिकल्स कंटेंट को उठा के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा व्हाई वी आर चूजिंग दिस रेमेडीज, है ना। तो याद रखना दोस्तों, जब भी कैंसर की बात आएगी, कैंसर के बाद में आपको ये क्लियरली अंडरस्टैंड होना पड़ेगा कि फ्री रेडिकल्स का क्या काम होता है, आपके स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट का क्या काम होता है। एंटीऑक्सीडेंट ये काम करता है, आपको क्लियरली अंडरस्टैंड यहां पर करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। जब कर लेंगे ना तो आपकी इलेक्ट्रोमेपैथ रेमेडीज में सब मिल जाएगा आपको, है ना। आप देखिए मैंने क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग आपको कराया है कि ये फलानी जो आपकी बॉडी में वर्क्स हो रहे हैं, ये वर्क्स कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है, और वो रिलेशन आपको यहां पर निकल कर आता है। आप उस पर्टिकुलर जो कंसीडरेशन होता है मेडिसिन का, वो आप यहां पर निकाल के आ रहे हो, और इसीलिए आपको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आपको फीडबैक्स के रूप में यहां पर मिलते हैं दोस्तों। तो ये आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, हम लोग जब किसी भी कंसिडरेशन को समझते हैं ना, तो चार लोग मौजूद है, ये अलग कह रहा, वो अलग कह रहा, वो अलग कर रहा, वो अलग कह रहा, है ना। वो मेरी बुराई कर रहा, वो उसकी बुराई कर रहा, वो उसकी बुराई कर रहा, मैं उसकी बुराई कर रहा हूं, बराबर हो गया। इलेक्ट्रोमेपैथ जमात ऐसी ही है ना। देहरादून सेमिनार में भी मैंने ये चीज महसूस किया, कुछ लोग पीछे बैठकर वीडियोस बना रहे थे और वो वीडियोस दूसरे ग्रुप में डाइवर्ट कर रहे थे और तुरंत मैसेज कर रहे थे, तुरंत मेरा बुराइयां कर रहे थे, बहुत सारी चीजें होती है। वो मुझे कई लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड करके दिया कि देखो सर ये डॉक्टर ये काम कर रहा है, ये डॉक्टर ये काम कर रहा है। तो वो लोग सोचते हैं कि उनके क्राइटेरिया को किसी को पता नहीं है। मैं उनको सीधा सा कहता हूं, भाई मैं अगर कुछ बता रहा हूं तो उसके पीछे लॉजिक है, आप समझने की कोशिश करो। बुराई करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आप अपना ध्यान ऐसे लोगों में व्यतीत कर रहे हो जो शायद आपके लिए अच्छा नहीं है, भविष्य आपका खराब है, क्योंकि मैं तो अब आपको सपोर्ट करने वाला नहीं हूं। मैं क्लियरली इंडिकेशन दे रहा हूं उस ग्रुप को, जो ग्रुप था वहां पर, जो बैक साइड में बैठा हुआ था, और मुझे पता था कि वो किस लिए आया यहाँ पर, है ना। मैं डायरेक्टली मुंह पे बोलने वाला में से हूँ, कड़वा पाटीदार हूं भाई, जो भी बोलूंगा। हाँ कुछ चीजें हैं जो मेरे लिए नेगेटिव हुई है देहरादून सेमिनार में, लेकिन मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं भाई, है ना। मैं उसके लिए एक पैसे का जिम्मेदार नहीं हूं, है ना। मैंने अपने जेब से खर्चा किया वहां पर, मैंने वहां से कुछ लिया नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं इस चीज के लिए, ठीक है। चलिए, जब कैंसर के लेवल पर बात करते हो तो आपको हमेशा याद रखना है एक ही चीज, आप अपने दिल पे हाथ रखिए और सोचिए कि मुझे कितना आता है ना। मैं आपको इस चैप्टर में जो बताने वाला हूं उसके बाद आप देखिएगा, आप में से कई लोग बोलेंगे सर मैं अभी कैंसर के पेशेंट हैंडल कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, है ना। देखो मॉडर्न साइंस में कोई रिजल्ट नहीं है, काटा पीटा करके उनको थोड़ा सा समय बना देते हैं, लेकिन वाइटिलिटी ज्यादा नहीं पैदा होती है। जब आपका ईच में पकड़ आपके हाथ में हो जाएगा, आप वाइटिलिटी के साथ उसको जिंदा रखेंगे, जितना ज्यादा लंबा जिंदा रहना है वो जिंदा रह सकता है। याद रखना आपको इस बात को, है ना। याद रखना, मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूं, बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के जितने भी आपको कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहे हैं,
उसको कंपेयर करते हैं, है ना, आप टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करते हैं कि ये कार्सिनोमा है, सार्कोमा है ना, उससे ही डर जाता है आदमी। इसके कैरेक्टर को, मैलिग्नेंट सेल्स के बिहेवियर को कंसीडर करना बहुत जरूरी होता है कि ये कैसे काम करेगा, है ना। अगर आपको पता है कि ये कैसे काम करेगा, पाइपलाइन काट दो उसकी, है ना। आपको पाइपलाइन काटना है कि यार ये कैसे काम कर रहा है ना, यही डिस्कस करना है हमें, है ना। ये इन्वेडिंग कैसे कर रहा है, देखो इन्वेड कर रहा है ना, ये इन्वेड कैसे कर रहा है, क्या हम इस इन्वेडेशन को रोक सकते हैं, है ना। मैलिग्नेंस एक इंडिविजुअल को किल कैसे करता है ना, अंदर गया, मैलिग्नेंसी हो गई, कैंसर डेवलप हो गया, वो मर गया आदमी, सुनते के साथ आधा मर जाता है आदमी, है ना। इसीलिए पेरेंट्स आते हैं, सर बोलना मत, मेरी माँ को कैंसर हमने बताया नहीं, मेरे फादर को कैंसर हमने बताया नहीं, मेरी बीवी को कैंसर हमने बताया नहीं, है ना। समय के साथ साथ ट्यूमर में चेंजेस होता है दोस्तों, याद रखना। जैसे जैसे ये ट्यूमर आपके बॉडी में है, धीरे धीरे इनमें चेंजेस डेवलप होते हैं। जब स्टार्टिंग में होगा वो अलग, सेकंड सब एक्यूट स्टेज, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक, तीनों स्टेज में आने के बाद उसके बिहेवियर, उसके कैरेक्टर में चेंज होता है दोस्तों, है ना, जिसे ऑटोनॉमी डेवलप होती है। ऑटोनॉमी यानी वो स्वयं अपने हिसाब से डेवलपमेंट होना शुरू कर जाता है ना। इस इवेंट्स के प्रोग्रेशन को भी एग्जामिन करना चाहिए आपको, ठीक है, बिल्कुल नेसेसरी एग्जामिन करना। लेकिन क्या आप बायोप्सी कराना पसंद करोगे, है ना। अगर आपने बायोप्सी करा दी तो आप मान के चलिए आपने छेड़ दिया, बहुत ही फास्ट तरह से वो बढ़ेगा, और जितनी तेजी से बढ़ेगा उसके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, है ना। यहां पर जब बायोप्सी की गई, जब उसका डेवलपमेंट देखा गया तो वो उस कैरेक्टर अलग था। उसके बाद में जब उसमें बायोप्सी करने के बाद उसको छेड़ दिया गया, अबनॉर्मल ग्रोथ हुई, तो टिश्यू का इन्वेडिंग का जो क्राइटेरिया वो बहुत बदल गया, वो डीप सीटेड हो गया। यानी यहां देखो आप, मेजरली एपिडर्मिस, यहां पर फिर डर्मिस के लेवल पर चला गया, धीरे 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 जब छेड़ दिया गया तो बहुत डीप में चला गया, और डीप में चला गया तो आप मान के चलना इंटरनल स्ट्रक्चर को पूरा डैमेज कर देगा, है ना। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एम्ब्रियोलॉजी, है ना। एम्ब्रियोलॉजी के एक एप्रिसिएशन के कारण जब स्टेम सेल्स की ओरिजिन का कंसीडरेशन किया जाता है दोस्तों, उसका डिटर्मिनेशन किया जाता है, उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है, उसके कॉन्सेप्ट को जब आप कंसीडरेशन करते हो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कैंसर सेल के ओरिजिन को अंडरस्टैंड करने में, है ना। जब स्टेम सेल की स्टडी करेंगे हम, आगे है हमारा चैप्टर, तब इस प्रकार का जो कंप्रेंसेशन होता है दोस्तों, ये कैंसर को जो इसकी ट्रीटिंग करते हो आप, उसका ट्रीटमेंट करते हो, है ना, न्यू मॉड्यूलाइटिस बनाता है। यानी ये यहां पर कैंसर उस आदमी को मार देगा, हाँ ठीक है मार देगा, लेकिन हम जब वहां पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, होम्योपैथ और आयुर्वेद के बिहाफ पर काम करते हैं, तीनों एक जैसा काम कर रहा है दोस्तों, है ना। सब अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है तीनों एक जैसा काम करता है, क्योंकि तीनों में वही चीज मानी जाती है। कफ, पित्त, वात आयुर्वेद, सूरा, सिफिलिस, साइकोसिस होम्योपैथ, लिम्फेटिक, सेंग्वाइन एंड मिक्स टेम्परामेंट इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, है ना। साइंस तीनों का लगभग एक बिहेवियर पे काम कर रहा है। यहां पर जड़ी बूटी को कूट काट के अर्क थेरेपी दी जा रही है, यहां पर मदर टिंचर और डायल्यूशन थेरेपी दी जा रही है, यहां पर डिस्टिल वर्जन को कर दिया, डायल्यूशन कर दिए, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया, इस तरह से दी जा रही है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे, मेरा मानना है तीनों का तरीका एक ही है ना, केवल टेक्निक्स अलग अलग है, आपकी टेक्निक्स अलग अलग है, कहीं पर पॉजिटिव दिया जा रहा है, कहीं नेगेटिव दिया जा रहा है, कहां पर अर्क बहुत सारा दिया जा रहा है ना। टेक्निक्स बहुत अलग अलग है दोस्तों, है ना। ट्यूबर के बारे में हमारा ज्यादातर नॉलेज क्या है ना, जो किताबें हैं ना, बस किताबी कीड़े हम लोग, है ना। ज्यादातर नॉलेज प्राचीन काल का है, एंशिएंट है दोस्तों, बस उन्हीं किताबों को पढ़ पढ़ के हम सोच रहे हैं कि वी आर द मास्टर्स, है ना। नॉर्मल टिश्यू में ट्यूमर से एक्सटेंडेड होने वाले हार्ड ग्रे टिश्यू को, स्टिक्स को हम स्क्रैब कहते हैं, सीधा बोल रहा हूं क्रैब, CRAB क्रैब। ये जो यहां पर नॉर्मल टिश्यू में बाहर की तरफ ये जो कैंसर का कड़क कड़क पार्ट यहां डेवलप होता है, इसे आप बोलते हो क्रैब, CRAB क्रैब, है ना। यही क्रैब कैंसर कहलाता है, बिकॉज इट इज ए ग्रीक वर्ड, याद रख लेना। जब भी एबनॉर्मल हार्ड ग्रे टिश्यू की स्ट्रिक्स आपको डेवलप होते हुए नजर आती है बाहर, उसको आप क्रैब कहते हो, इट इज अ कैंसर। और ये जो टर्म होती है, ये ग्रीक, और जो मीनिंग इसका होता है क्रैब होता है, ठीक है। कैंसर का मीनिंग क्रैब होता है, जो ग्रीक वर्ड है, याद रख लेना इस बात को दोस्तों, ठीक है। तो जब आपके सामने कोई केस हैंडलिंग के लिए आया और वो कह रहा है कि साहब देख लो यार, मेरे
बहुत ज्यादा पेन हो रहा, मुझे फलानी चीज हो रही है, तो आपको केवल एक चीज बताना चाहूंगा, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आप में से कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि मैं पेन को कंट्रोल नहीं कर सकता या पेन क्योर नहीं होगा। बहुत इजीली हो जाता है दोस्तों। क्यों? ट्यूमर का क्या मतलब है ना? ट्यूमर का मतलब एक मास जो कि नियोप्लास्टिक यानी कैंसरस, नियोप्लाज्म मतलब कैंसर, नियोप्लास्टिक, इंफ्लामेटरी, पैथोलॉजिक या प्राय फिजियोलॉजिक होता है। याद रख लेना इस बात का। नियोप्लास्टिक यानी कैंसरस एबनॉर्मल ग्रोथ के लेवल पर, इंफ्लामेशन, पैथोलॉजिक भाई कोई कारण पैथोलॉजी हो सकती है ना? और जब सेल्स की फिजियोलॉजी बिगड़ गई तो डेफिनेटली फिजियोलॉजिक भी होगा। इसीलिए ट्यूमर का उपयोग किसी भी नियोप्लाज्म को जेनेटिकली डिस्क्राइब करने में होता है ना? जो उसकी जो ओरिजिन होती है या उसका जो बायोलॉजिकल बिहेवियर होता है दोस्तों, उनके इन रिस्पेक्टिव यानी उसके निरपेक्ष में आप वहां पर देखते हो। इसीलिए कैंसर टर्म जो होती है किसी भी मैलिग्नेंसी ट्यूमर के लिए जेनेटिक होती है, यानी सीधे कहें जेनरिक होती है। आप कहते हो ना या जेनरिक या इथिकल, है ना? ये लोकल भाषा हो गई, जेनरिक हो गई। और इसीलिए जरा सा कोई ट्यूमर हुआ तो यार इसको तो नियोप्लाज्म हो सकता है, इसको तो कैंसर हो सकता है। भाई लाइपोमा क्या कैंसर है? वो भी तो ट्यूमर डेवलप हो रहा है ना? ग्वाइटर हो गया आपको, क्या वो भी कैंसर है क्या? है ना? याद रखना दोस्तों, बहुत सारे लॉजिकल थ्योरीज हैं। तो अगर मां से ट्यूमर है, डायरेक्ट कैंसर आप नियोप्लाज्मिक टर्म के रूप में बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, है ना? किसी भी मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए आप जेनरिकली इसको यूज कर सकते हो। लेकिन याद रखना दोस्तों, एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर विलिस। डॉक्टर विलिस ने 1967 में नियोप्लाज्म को एक मास के रूप में डिफाइन किया था दोस्तों। याद रख लेना, 1967 में, ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है ना? नियोप्लाज्म को एक मास के रूप में डिफाइन किया था दोस्तों, जिसकी ग्रोथ एक नॉर्मल टिश्यू के सराउंडिंग के साथ देखो कोऑर्डिनेटेड होती है। ये नॉर्मल टिश्यूज है, इसके सराउंडिंग देखो, ये यहां पर नॉर्मली ग्रोथ कर रहा है। ठीक है? याद रखना, इनकोऑर्डिनेटेड होता है। याद रखना, जो किसी भी स्टिमुलस के बिना होता है। यहां कोई भी स्टिमुलस नहीं है ना? आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए आपको स्टिमुलस चाहिए, है ना, ताकि बॉडी की ग्रोथ हो जाए। लेकिन कैंसर को कौन सा स्टिमुलस मिल रहा है? बिना किसी स्टिमुलस के ग्रोथ हो रहा है दोस्तों, है ना? पहले मास जैसा, है ना, फिर अन्य टिश्यूज के जितने भी पैरेन्काइमेटा सेल्स होती है, जितने भी स्ट्रोमा होते हैं दोस्तों, उनमें जाकर डेवलप होता है, उनका बना होता है दोस्तों, है ना? जो कि एक ओरिजिन का एसेंशियल पार्ट होता है। यानी ये ग्रोथ इन्हीं टिश्यूज में से किसी न किसी सेल में डेवलप हो रही है ना? इसीलिए उन्हीं पार्ट का स्ट्रोमा का पार्ट होता है दोस्तों, इसेंशियल पार्ट होता है। मास की जो पैरेन्काइमेटा सेल्स होती है वेल डिफरेंशिएट होती है दोस्तों, है ना? और इसीलिए पूर्ण रूप से पैरेन्काइमेटा सेल्स उन्हीं की आसपास की जो नॉर्मल सेल्स होती है उन्हीं की जैसी होती है, उन्हीं की जैसे ऑर्गेनाइज होती है ना? लेकिन याद रखना दोस्तों, ये धीरे धीरे स्लोली प्रोलिफरेटिंग होती है ना? धीरे धीरे प्रोलिफरेटिंग होती है। आपको नहीं पता लग रहा है, धीरे धीरे चोर घुस रहा है अंदर। ठीक है? पुअरली डिफरेंशिएट होती है। ये यहां पर आकर इन सेल्स को देखो और इस कैंसर सेल्स को देखो, आप देखो क्लियरली कह दोगे यार पुअरली डिफरेंशिएट हो रही है ना? स्टार्टिंग में पुअरली होती है, लेकिन जब आग उगलती है ना, तब रैपिडली प्रोलिफरेटिंग होती है ना? इसका लिटिल ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होता। यहां पर देखो, ये ऑर्गेनाइज वे में जमी हुई है, ये सब ऑर्गेनाइज वे में जमी हुई है। लेकिन कैंसर सेल, है ना, यहां पर इसका या तो बहुत थोड़ा सा लिटिल ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन होता ही नहीं है। देख लो आप, है ना? टोटल एबनॉर्मल तरह से यहां पर डेवलप हो रही है। ये देखिए आप, टोटल एबनॉर्मल सेल्स है। और जब एबनॉर्मल सेल्स के रूप में डेवलप हो रही है तो आपका गणित क्या बनता है? ये कॉम्प्लेक्स हुआ या नहीं हुआ, है ना? याद रखना दोस्तों, जब ये ऑर्गेनाइज नहीं होती है तो दूसरी तरफ जो होस्ट है ना, उसके लिए होस्ट एक स्ट्रोमा का सप्लाई कराना शुरू करता है। यानी इस सेल के द्वारा यहां पर इसको सेल को यह समझा जाता है कि हमारी सेल है, ले यार तू भी ले ले स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के सप्लाई कराते हो, न्यूट्रिशन के सप्लाई कराते हो, और ये होस्ट एंजियोजेनिक फैक्टर के द्वारा रिस्पांस को मीडिएटेड करता है। यानी आप ब्लड सर्कुलेशन का लेवल इसको यहां पर उस समय मदद कर जाता है, बाद में भले वहां पर सर्कुलेशन ना हो, है ना? जो कि ट्यूमर के पैरेन्काइमेटा के द्वारा सिंथेसिस होता है। ये जो ट्यूमर सेल्स है, ये एबनॉर्मल जो ग्रो कर रही है, उसकी जो पैरेन्काइमेटा सेल्स के द्वारा उस समय जब डेवलप हो रहा है, तब वहां पर सिंथेसिस हो जाता है दोस्तों। और जो वेस्कुलर सेल्स होती है, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है, उनके समेत सभी स्ट्रोमल सेल्स को प्रोलिफरेट को स्टिमुलेट कर देता है, सबको एबनॉर्मली प्रोलिफरेट करता है, एबनॉर्मल उनकी संख्या में इजाफा करता है, बढ़ा देता है।
है ना। जब वहां पर एबनॉर्मलिटी डेवलप होती है और इन कैंसर सेल्स को इन साधारण सेल्स के साथ में डिफरेंशिएशन किया जाता है, तब वहां पर बॉडी को अचानक लगता है यार ये मैंने क्या कर दिया, ये टिश्यूज को लगता है कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने इनको अनजाने में ये हमारे सुरक्षा को भेद कर इतना बड़ा हो गया और हमें पता न चला, है ना। ये बहुत बड़ा एबनॉर्मल कंडीशन डेवलप होता है। ये क्यों होता है मालूम? ऐसा नहीं कि सेल को पता नहीं होता। आपको पता है कि यूट्रस में पूरा चेंजेस होता है, आपके गट फ्लोरा में हमेशा चेंजेस होता है। क्या एपोप्टोसिस की प्रोसेस नहीं होती है? होती है, हमेशा होती है। तो बॉडी इसको भी एपोप्टोसिस की प्रोसेस समझकर वहां पर वो कंडीशन को उस समय जब इनिशियल स्टेज होती है वहां पर सपोर्ट नहीं करती कि यार ये इसको हटा दिया जाए, सपोर्ट नहीं करती। जब ये बढ़ जाता, इंसिडेंस बढ़ जाता, इसलिए हम कहते हैं ना 01, 02, 03, 04 एंड लास्ट स्टेज, हम यही कहते हैं ना। इसीलिए याद रखना दोस्तों, यहां पर सेल के अंदर साइटोक्रोम सेल सिस्टम कंटिन्यू काम करता है। तो सेल साइकिल टाइम में डिक्रीज के परिणाम स्वरूप मास अपनी सेल डिवीजन और डिवाइड के अरेंजमेंट को करता है, ये खुद करता है। और यही कारण है मोर रैपिड सेल साइकिल के कारण मोर सेल्स जनरेट करता है, ज्यादा से ज्यादा सेल जनरेट करता है, यानी डिक्रीज सेल साइकिल टाइम। यहां पर सेल इतने दिन में माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाएगी, उसको अलग रख देता है और रैपिडली वहां पर सेल्स का कंडीशन प्रोलिफरेशन करता है, अर्थात जो सेल साइकिल टाइम होता है उसको शॉर्ट कर देता है, डिक्रीज कर देता है ना। यद्यपि ज्यादातर न्यूप्लास्टिक सेल्स होती है ना, फास्टर साइकिल नहीं करती है ना। याद रखना, इसकी नॉर्मल काउंटर पार्ट की तुलना में ज्यादातर सेल्स फास्टर काम नहीं करती है। आप देखो सालों तक पड़ा रहा तब जाकर आपके सामने आया, और जब बायोप्सी की जाती है तो उसमें समय बता दिया जाता है कि इतना समय हो गया आपके बॉडी में डेवलप है, आपको पता नहीं चला। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप समझ जाओगे दोस्तों, कि जब आप एक एवरेज साइज के ह्यूमन के द्वारा, है ना, आप लगातार एन्युअली देखते हो, आप सालाना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, है ना। याद रखना दोस्तों, एनुअली जो आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेल्स का 40 किलोग्राम और डब्ल्यूबीसी के 10 किलोग्राम को प्रोड्यूस करता है। याद रखना इस बात को, आप एक स्वस्थ व्यक्ति हो और आपके द्वारा एक साल में एनुअली जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेल्स है वो यहां पर निकलती रहती है, नई बनती रहती है, जो 40 किलोग्राम के आसपास परिवर्तन होता देखा जाता है एक साल के अंदर। ठीक है, और इसी प्रकार आपके बॉडी में जो डब्ल्यूबीसीज होती है उनको भी देखा जाता है, 10 किलोग्राम ऑफ डब्ल्यूबीसी को आप प्रोड्यूस करते हो, है ना। ये साइंटिफिकली प्रूवन है दोस्तों, मैं ऐसे ही लॉजिक बात नहीं करता हूं, है ना। याद रखना, ये सेल रिप्लिकेशन में एक प्रोडक्टिव इफर्ट करती है दोस्तों, यानी ये सेल रिप्लिकेशन में जो प्रोडक्टिव इफेक्ट करेगी, तब जब आप कंसीडर करोगे, है ना, जैसे यूट्रस, सबसे बड़ा एग्जांपल आपको इसी का मैं बता रहा हूं, यूट्रस, है ना। यूट्रस में फीटस को ग्रो करने में 9 मंथ लगता है दोस्तों, है ना। बच्चा आपके यूट्रस में डेवलप हो रहा है, 9 मंथ लग रहा है, जो कि 4 किलोग्राम ऑफ वेट को अचीव करता है ना। मैक्सिमम 4 किलो वेट को अचीव कर रहा है दोस्तों, है ना। इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक पेशेंट कई साल तक डेवलप होने वाले 5 किलोग्राम से कम के ट्यूमर के कारण पेशेंट की डेथ हो जाती है। आप समझ रहे हो इस बात को? अगर किसी पेरेंट्स में या किसी पेशेंट में 5 किलोग्राम का ट्यूमर होता है तो वो मर जाता है, लेकिन मां तो 4 किलोग्राम अपनी बॉडी में बच्चे को प्रमोट करती है, डेवलप करती है, ये भी तो एक प्रकार से मांस का टुकड़ा बन रहा है, फिर क्यों नहीं डेथ होती है ना। इट इज अ एबनॉर्मल टाइप ऑफ डेवलपमेंट और ग्रोथ। प्रोलिफरेशन एबनॉर्मल होता है, जेनेटिक म्यूटेशन एबनॉर्मल होता है, सेल का प्रोलिफरेशन एबनॉर्मल होता है, इसी वजह से वहां होता है। वो नॉर्मल कंसीडरेशन में वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, आफ्टर 9 मंथ मास निकल गया, बच्चा निकल गया, उसके बाद देखिए उसके बॉडी में फिर से रीजनरेशन शुरू हो जाएगा। इसीलिए याद रखना, ट्यूमर साइज में लगातार इंक्रीज होता जाता है, और इसीलिए ट्यूमर सेल फास्टर तरीके से ग्रोथ करती है दोस्तों। उसकी ट्यूमर सेल साइकिल होती है ना, बहुत ज्यादा तेज होती है ना, क्योंकि यहां पर जो फैक्ट होता है दोस्तों, याद रखना, ये सोमेट्री, या ऐसे हम सिंपल सा कह सकते हैं दोस्तों, सो मैनी ट्यूमर सेल साइक्लिंग करती है। यहां पर कई ट्यूमर सेल्स होती है, ये जो कैंसर के सेल है, कई सेल्स है, वो यहां पर साइक्लिंग कर रही है दोस्तों। इसीलिए यदि फैक्ट हम देखें, साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी में इंप्लीकेटेड करते हैं। आप इसको समझ लीजिए
कि जब आप साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी, कहते हैं ना यार सर्जरी करके निकाल देंगे फिर हम इनको साइकिल्स देंगे कीमोथेरेपी के, है ना, तो याद रखना साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी में यही चीज को इंप्लीकेट किया जाता है कि सेल जब एबनॉर्मल ग्रोथ कर रही है तो हम इन आसपास के सेल्स को, कुछ अच्छी सेल कुछ बुरी सेल्स को मार दें, तो आप कहते हो कीमोथेरेपी कर लो, है ना। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है दोस्तों ताकि ये उस पर्टिकुलर कैंसर सेल को किल करे, है ना, उसके डीएनए सिंथेसिस के साथ इंटरफेयरिंग के द्वारा वहां जितनी भी ट्यूमर सेल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। यानी जो डीएनए के लेवल पर हमने पढ़ा जेनेटिक म्यूटेशन कहां हो रहा है, इस डीएनए में जो जीन्स पाए जा रहे हैं वहां पर है ना, तो ये वो डीएनए में यहां पर म्यूटेशन करते हैं, इनको अल्टर करते हैं, है ना, और इसी कारण से ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ना। नॉर्मल पॉलिपुलेटिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है दोस्तों, यही कारण है नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेल्स के डिस्ट्रक्शन के कारण आप देखो जिस प्रकार से इन्फेक्शन होता है, ब्लीडिंग होता है, डायरिया होता है, इसीलिए पॉइजनिंग के कारण कैंसर सेल की तुलना में नॉर्मल सेल्स फास्टर रिकवरी करती है। माइंड कीजिएगा इस बात को, है ना। जब आप देखते हो कि आपकी बॉडी में कहीं पर भी आप बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन में आ गए, बहुत ज्यादा पेन किलर ले लिया, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक ले लिया, देखो इन्फेक्शन हो गया, है ना। कई बार आपको गैस्ट्रिक, आपके स्टमक रीजन से ब्लीडिंग हो रही है, आपको पता नहीं लग रहा, कई बार वॉमिटिंग में आ रहा, कई बार दस्त में जा रहा, है ना, डायरिया हो गया, आपको इंटेस्टाइनल लेवल पर ब्लीडिंग हो गई, है ना। आप देखते हो दोस्तों इसी प्रकार से पॉइजनिंग के कारण कैंसर सेल की तुलना में नॉर्मल सेल फास्टर रिकवरी करती है दोस्तों, याद रख लेना इस बात को, है ना। कैंसर सेल कभी भी एक्यूटली रिकवरी नहीं करेगा, लेकिन आपकी जो नॉर्मल सेल है तुरंत रिकवरी करती है। इसीलिए जो डॉक्टर है ना वो यही काम करते हैं कैंसर सेल्स के कि वो साइक्लिक फिशन में, यानी अभी दे दिया एक साइकिल हमने कैंसर की पूरी कर ली कीमो की, अगली साइकिल हम तब देंगे, है ना। तो यहां पर क्या करते हैं साइक्लिक फैशन में साइटोटॉक्सिन्स को वहां पर एडमिनिस्टर करते हैं कीमोथेरेपी के रूप में, और आशा करते हैं कि जो ट्यूमर पर पड़ने वाले जो कुमुलेटिव टॉक्सिक इफेक्ट्स है उसको अचीव हम कर जाएं और इसी के कारण नॉर्मल सेल को रेस्क्यू कर ले, हम बचा के ले आए, इसीलिए ये प्रोसेस करता है। लेकिन याद रखना दोस्तों जितनी कैंसर सेल्स की डेथ होती है उससे 2 गुना ज्यादा वहां हेल्दी सेल्स की डेथ होती है, इसीलिए आदमी बिल्कुल लीन एंड थीन हो जाता है, बाल झड़ जाता है, बॉडी का जो नेचुरल वाइटल कैपेसिटी रिड्यूस हो जाता है ना। याद रखना है दोस्तों नियोप्लाज्म की डेफिनेशन 1967 में जो विलिस ने दी थी दोस्तों, वो कहते हैं बिना किसी प्रारंभिक स्टिमुलस के, यानी यहां पर अर्ली कोई स्टिमुलस नहीं आया, उनके एब्सेंस के कारण मास वहां प्रेजेंट होता है दोस्तों, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है जो न्यूप्लाज्म के डिस्टिंग्विश करने में, उनको अलग करने में, यही तो चीज है। जब आप हिस्टोपैथोलॉजी कराएंगे ना, बायोप्सी कराते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक बहुत बड़े प्लेट्स लेते हैं, कई बार आलू के लेते हैं, कई बार फलानी चीज के लेते हैं, जिसमें बहुत अच्छी तरीके से कैंसर सेल को ग्रोथ कराया जाता है, और जब ये ग्रोथ करती है उस ग्रोथ के टाइप्स को बताया जाता है कि भाई यहां पर जो मॉलिक्यूल्स डेवलप कर रहा है वो किस लेवल पर ग्रोथ कर रहा है ना। ये चेंजेस जो होते हैं उनको डायग्नोस किया जाता है दोस्तों, इसीलिए वहां पर ग्रोथ के मॉड्यूलेशन से जो मास में चेंजेस होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों, है ना। ये मॉड्यूलेशन एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के नॉर्मल सेलुलर रिस्पॉन्सेस के परिणाम स्वरूप वहां पर कंसिडर होता है दोस्तों, यानी एनवायरमेंट में क्या स्टिमुलस हो रहा है उसके साथ भी प्रेजेंट रहता है ना, उसके रूप में भी केवल परसिस्ट होता है दोस्तों, यानी आपकी आसपास के वातावरण का आपके सेल पर क्या असर हो रहा उस टेम्परेचर को मेंटेन करके वहां पर देखा जाता है, और यही कारण है कि बहुत ही जेन्युइन वहां पर इस प्रकार के पूरी पर्सनालिटी को टेबल प्रैक्टिस में देखा जा रहा है दोस्तों, है ना। याद रखना दोस्तों जब कुछ टिश्यूज को देखा जाता है ना, वो टिश्यूज स्वयं को रिन्यूइंग करने में कैपेबल होता है, स्वयं को वहां पर रिन्यू कर रहा है दोस्तों, जैसे कि नॉर्मल सेल्स, है ना, यहां पर सेंसिटिव होकर डाई हो जाती है। अगर यहां देखा जाए ये इस कैंसर सेल के लेवल पर नॉर्मल सेल स्वयं सेंसेशन होकर डाइड हो जाती है, मर जाती है दोस्तों, बिकॉज उसका पूरा न्यूट्रिशन तो इन्होंने ले लिया, है ना। और यही कारण है बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहां पर नॉर्मल सेल्स के लेवल पर डेवलप होती है। जो सेल्स रिन्यूअल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है स्टेम सेल्स, ठीक है। अब यहां पर जो पर्टिकुलर टिश्यू डेवलप हुआ उसकी मेन सेल कहलाती है स्टेम सेल्स, ठीक है, जो रिन्यूअल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये जो स्टेम सेल है यदि कंट्रोल मैनर में प्रोलिफरेट होती है तो जितनी सेल्स की यहां पर प्रिस्क्राइब नंबर लॉस होती है वो यहां पर फिर से रिप्लेस हो जाएगी, फिर से बन जाएगी, ये स्टेम सेल का गुण होता है।
ये स्टेम सेल्स स्किन की नॉर्मल जितनी भी स्क्यूनस एपिथेलियम के बेसल लेयर होती है ना, उसमें क्लियरली दिखाई देती है ना। याद रखना, जब बच्चा डिलीवर्ड होता है तो माँ के नाभि से या बच्चे के नाभि से जो सेल्स निकाली जाती है वो स्टेम सेल्स होती है दोस्तों, है ना। उस स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कर लिया जाता है, बाद में कभी कोई बड़ी बड़ी डिसीजेस होती है, उस स्टेम सेल से उस व्यक्ति की डिसीजेस को क्योर किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। याद रखना, तो ये जो पर्टिकुलर नॉर्मल स्क्यूमस एपिथेलियल की जो बेसल लेयर है उसमें क्लियरली ये दिखाई देती है दोस्तों, है ना। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई देगी, नॉर्मल माइक्रोस्कोप में आपकी आंखों से दिखाई नहीं देगी दोस्तों, है ना। कुछ इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के प्रेजेंस में ये टिश्यू हाइपरप्लास्टिक हो जाता है, डेवलप हो गया दोस्तों, है ना। हाइपरप्लेसिया हो गया इसका, है ना। इसीलिए आपको याद रखना, जैसे डेफिनेशन के द्वारा आप बता रहे हो कि भाई हाइपरप्लास्टिक हो रहा है, तो हाइपरप्लास्टिक टिश्यू ये ऑर्गन्स नॉर्मल टिश्यू के लेवल पर लार्जर हो जाता है। यानी ये जब कैंसर डेवलप हुआ तो वो हाइपरप्लास्टिक हुआ, यानी नीचे से यहां देख रहे हो कि टिश्यू के अंदर गया, है ना, टिश्यू के अंदर गया, यहां पर पर्टिकुलर टिश्यू में डिफरेंशिएशन कॉज होगा, तब ये बाहर जाएगा, तब एबनॉर्मल ग्रोथ करेगा। अर्थात अगर ये पर्टिकुलर सेल के अंदर है 0-1, पता ही नहीं चलेगा आपको, टिश्यूज में गया पता ही नहीं चला आपको, उभार आया तब पता लगा। तो 0 स्टेज 1 स्टेज, उभार आया, केवल उभार नजर आ रहा, उभार आके पास के टिश्यूज के ऊपर प्रेशर इफेक्ट क्रिएट कर रहा, 2nd स्टेज। वहां से निकलकर पूरा ब्लड और लिम्फेटिक चैनल में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है और ये बाहर आके ऑर्गन से बाहर आके दूसरे ऑर्गन में भी जाने की कोशिश कर रहा है, 3rd स्टेज। और दूसरे ऑर्गन में मेटास्टेसाइज हो गया, 4th स्टेज, मल्टीपल, ठीक है। ये कंडीशन जब डेवलप होती है तब हम डिफरेंशिएशन करते हैं कि यार यहां पर ये जो कैंसर डेवलप हो रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस टू डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। तब वहां पर हमको समझ में आता है कि अरे यार ये जो है टिश्यू हाइपरप्लास्टिक हो गया, इस वजह से कैंसर स्प्रेड हो रहा है, कैंसर फैल रहा है। यही कारण है डेफिनेशन के द्वारा जब हाइपरप्लास्टिक टिश्यूज हो या ऑर्गन्स नॉर्मल टिश्यू के तुलना में लार्जर हो जाता है दोस्तों, क्योंकि नॉर्मल सेल के नंबर में इंक्रीज हो रहा है ना, ये हाइपरप्लास्टिक हो रही है। और जब इनमें एक्टिंग स्टिमुलस प्रेजेंट रहता है तब, और यदि ये इंसिटिंग स्टिमुलस इन्वॉल्व हो गया, रिमूव हो गया, तो ऑर्गन नॉर्मल साइज में रिटर्न भी हो जाता है। यानी ये स्टिमुलस जिसके कारण ये हाइपरट्रॉफी हो रहा, मान लो जैसे गाइटर डेवलप होता है, आप वहां पर लाइपोमा देखते हो, है ना, ये डेवलप हो गया, लेकिन जब वो फैक्टर आप रिमूव करते हो, यानी टॉक्सिसिटी को रिमूव करते हैं, लिम्फ को प्यूरिफाई करते हो, आप देखते हो बहुत ही तेजी के साथ में वो गाइटर और ट्यूमर रिड्यूस हो जाता है। हमारे ग्रुप में अभी डॉक्टर साहब ने एक डाला था कि गाइटर के रिजल्ट उनको मिला है, ठीक है। ये रिटर्न इसी वजह से हो रहा है कि आपने वहां पर पर्टिकुलर इंसिटिंग स्टिमुलस जो लगातार उसको स्टिमुलेट कर रहा था, इरिटेट कर रहा था, वो आपने यहां पर दूर कर दिया दोस्तों, है ना, वो नॉर्मल साइज में रिटर्न हो गया, है ना। एक एग्जांपल आपको बताऊं मैं, इसका सबसे बड़ा चीज आपको नजर आएगा प्रोस्टोमेगेली, प्रोस्टेट ग्लैंड के सेल्स, है ना, टेस्टोस्टेरोन के एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पॉन्स में डिवाइडिंग होकर ग्लैंड इलाज हो जाती है, जिसको आप कहते हो हाइपरप्लास्टिक, है ना, HBP, है ना। याद रखना दोस्तों, यहां पर जैसे हाइपर स्पेशल अगर हम कहते हैं हाइपरप्लेसिया ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना। याद रखना, हार्मोन को जैसे विड्रॉल कर दोगे ग्लैंड एट्रोफी हो जाती है, सूख जाएगी। अगर आपको बढ़ाना है तो पॉजिटिव दो, सुखाना है तो नेगेटिव दो, इसलिए तो कहता हूं प्रोस्टोमेगेली में नेगेटिव चले जाओ, है ना। यही कारण है दोस्तों, ब्रेस्ट में प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरप्लेसिया होता है ना, और डिलीवरी के बाद, नर्सिंग के बाद, क्या वो ब्रेस्ट नॉर्मल साइज में आता है? पहले जैसा तो नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल साइज में रिटर्न हो जाता है। मिल्क का फॉर्मेशन होगा तो ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाएगा। ट्यूब्यूल्स, लोब्यूल्स और पर्टिकुलर जो ब्रेस्ट के मासेस होते हैं, फीडिंग के दौरान बच्चे के सपोर्ट के लिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए साइज बढ़ा देते हैं बाद में एक नेचुरल साइज में, लेकिन फैट का डिपोजिशन रह जाता है। बाकी सेल्यूलर जो एब्नॉर्मलिटीज, जो हाइपरप्लेसिया होता है, फिर से अपने एट्रोपिक कंडीशन में आ जाता है दोस्तों, है ना। इसीलिए जब कैंसर की बात आती है तो आपका कंसिडरेशन ये होना चाहिए कि व्हाट इज एट्रोपी, व्हाट इज हाइपरप्लेसिया, है ना। इनके कन्वर्जन के कारण आपको याद रखना पड़ेंगे दोस्तों। ये एक ऑर्गन के साइज में एक एक्वायर्ड रिवर्सिबल डिक्रीज के कारण होता है, जो ऑर्गन के सेल्स के नंबर, उसके जितने भी साइज होते हैं, उनके आप डिमिनिशन के लेवल पर देखोगे, उसके कारण एट्रोपिड होते हुए देखते हो दोस्तों। लेकिन याद रखना, हार्मोन को विड्रॉवल कराना पड़ेगा। जब हार्मोन विड्रॉल होगा, उसके संबंध में ब्लड सप्लाई का रिडक्शन के साथ बहुत सारे फैक्टर्स की वैरायटीज होती है जो यहां पर एट्रोपी कॉज करती है। आपको यह पता करना पड़ेगा, बिकॉज कैंसर इज अ हाइपरप्लेसिया ऑफ सेल्स
अब नॉर्मल सेल्स का हाइपरप्लेशिया हो रहा है इसलिए कैंसर हो रहा है। आपको एट्रोपिट करना है, उसको पहले जैसा सुखाना है, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि कितने फैक्टर हैं, कौन सी वेराइटीज के फैक्टर हैं जो यहाँ एट्रोपिट कॉज कर रहे हैं, है ना। इसीलिए जब भी कैंसर की बात की जाएगी आपका दिमाग खुला होना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये डिटेल बता रहा हूं। 3 दिन मुझे दे दीजिए, उसके बाद कभी कोई कैंसर पे बात नहीं होगी, है ना। 3 दिन, आफ्टर 3 days यू गॉट अ मिरेकल। आप में से कई लोग अपने स्वयं के मोटिवेशन के द्वारा कैंसर को ठीक करेंगे, पाटीदार का कोई हाथ नहीं, आपका स्वयं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। बहुत सारे महत्वपूर्ण लॉजिक होता है, मॉड्यूलेशन होता है जो सेल्स में होता है। मॉड्यूलेशन मतलब चेंजेस होना, मॉड्यूलाइटिस डेवलप होना अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आप मुझे बताओ, मैं समुद्र तल से ऊपर गया, मैं रहता तो यहां हूं इंदौर के पास कसरावत, और मैं समुद्र तल से ऊपर गया मतलब उत्तराखंड गया या हिमाचल प्रदेश गया या दिल्ली गया, तो भाई मैं समुद्र तल से ऊपर गया, क्या मेरी बॉडी का डेवलपमेंट में चेंजेस नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, आपको सबको पता है चेंजेस होगा, और चेंजेस होगा तो उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट आएगा, है ना। इसलिए अगर किसी को कैंसर होता है और अगर हम सबसे पहली कंडीशन ये कर दें, उसको वहां का वातावरण में जहां वो रह रहा है उससे ऐसी जगह भेज दें जहां पोल्यूशन कम हो, जहां ऑक्सीडेशन की कैपेसिटी ज्यादा हो, जिसमें बहुत ज्यादा नेचुरल वातावरण में जीने की क्षमता हो। अगर ऐसे वातावरण में आप ले जाओगे तो आपके बॉडी का एक फैक्टर आप जीत जाओगे, है ना। जो मॉड्यूलेशन हो रहा है वो सेल के लेवल पर वो आप बचा जाओगे, है ना। मास में चेंजेस के साथ बहुत आवश्यक रूप से एसोसिएटेड फैक्टर होते हैं जो नहीं होते हैं दोस्तों, है ना। किंतु जब डिफरेंशिएशन में चेंजेस होता है वहां पर वो होते हैं, है ना। ऐसे केसेस में आप देखिए वहां पर पॉइंट में मेटाप्लेशिया हो जाता है दोस्तों, यानी जब एक एपिथेलियल सेल्स में, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, है ना, जो क्रॉनिकली इंज्यूर्ड होती है। अब इंज्यूर्ड कैसे हो रही है ना, आपको याद रखना, मैंने कहा था ना फ्री रेडिकल्स में यहां पर केमिकली रिएक्टिव हो जाता है, हाईली केमिकल रिएक्टिव बना देता है ना। तो यहां पर फ्री रेडिकल्स कैसे काम करेगा? मान लो आप बहुत ज्यादा टोबैको खाते हो, आप बहुत ज्यादा यहां पर केमिकल का यूज करते हो, आप बहुत ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हो, इसलिए तो देखो कैंसर के जितने रूप है उसमें सबसे पहले कहा जाता है जो व्यक्ति टोबैको खाता है, जो व्यक्ति सिगरेट पीता है, जो व्यक्ति बहुत अल्कोहल का सेवन करता है, जो व्यक्ति डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर जाता है, डेफिनेटली वहां पर ये सारी कंसिडरेशन आपको नजर आती है, ठीक है, कैंसर में चेंजेस होने की, है ना। इसीलिए याद रखना दोस्तों, यहां पर जब आप इस प्रकार का टोबैको या केमिकल का वहां पर एक्सपोजर करते हो तो ये करता क्या है, ये रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स में जो स्क्वेमस एपिथेलियल होती है उसमें चेंज हो जाता है। आप कहते हो ना स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, है ना। आपको अगर ये पता है कि रेस्पिरेटरी एपिथेलियल कौन सी सेल है, वो सेल कन्वर्ट हो गई स्क्वेमस एपिथेलियल में, तो डेफिनेटली प्रोन होती है स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स कैंसर के लेवल पर, है ना। जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियल्स होती है उसमें म्यूकोसा सेल्स होती है ना, सीलियरी सेल्स भी होती है। म्यूकोसा मतलब म्यूकस सिक्रेटने वाला, सीलियरी सेल्स मतलब जिसमें सीलिया होते हैं जो इस प्रकार से डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालते हैं, म्यूकस को ट्रैपिंग करते हैं और बहुत सारी प्रोसेस को वहां पर जनरेट करते हैं। बाद में जो म्यूकस कंटेनिंग बैक्टीरिया होता है ना, गार्बेज को कफ सेंसिटिव एरिया में स्वीप कर देता है ना, जो कि लार्ज ब्रोंकाई में होता है दोस्तों, और यहां से कफिंग के द्वारा इसको एक्सपेल आउट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, यानी यहां से कफ में लंग्स में और लंग्स से बाहर निकाला जाता है। लेकिन बहुत बार यही फिनोमेना का उपयोग करके जितने भी एलर्जेंस होते हैं वो आपके नोज में आकर धीरे 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 आपके ट्रेकिया से होते हुए आपके पर्टिकुलर लंग्स में आकर डिपॉजिट हो जाते हैं और लंग्स में अपना कब्जा कर लेते हैं, लंग्स से बाहर नहीं निकालते, अस्थमा हो जाता है ना, एलर्जीज हो जाती है आपको, है ना। निकालना होगा तो पहले लंग्स को ताकत देना पड़ेगा, लंग्स को क्लियर करना पड़ेगा, देन ट्रेकिया से होते हुए आप बाहर निकल जाएंगे, आपका पूरा कंजेशन ठीक, आप ठीक हो गए, है ना। यही कैंसर के लेवल पर भी मैं बता रहा हूं दोस्तों, है ना। याद कर लेना दोस्तों, एक एयरवे का हाउस क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है पूरा आपका। भाई आप क्या करते हो, घर में झाड़ू पोछा के बगैर रह सकते हो? तो बताओ, जहां सब लोगों ने खाना खाया वहां गंदा पड़ा वहां खाना खा लोगे? गले से एक रोटी कम उतरेगी, खा तो लोगे, है ना। याद रखना दोस्तों, तो यहां पर वही चीज होती है कि यहां पर हमेशा रेस्पिरेटरी एपिथेलियम बाद में जितने भी म्यूकस कंटेनिंग बैक्टीरिया गार्बेज जो कम सेंसिटिव एरिया में स्वीप करता है उसको वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। याद रखना दोस्तों, एक एयरवे का हाउस क्लीनिंग मैकेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है, जो जितनी भी मेटास्टैटिक स्क्विमस एपिथेलियम है यद्यपि सभी एक्सपेक्ट में नॉर्मल होती है किंतु इसकी लोकेशन वहां पर सिलेटेड नहीं होती है। यहां पर सिलिएटेड एपिथेलियम की जरूरत है, लेकिन स्क्विमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हुई, देयर इज नो सीलिया, तो क्या आपकी वहां पर सफाई का काम हो पाएगा? ऑफ कोर्स नॉट।
है ना। इसीलिए दोस्तों ये सीवियर कंडीशन यहाँ पर सर्वाइव जो होती है प्रोड्यूस नहीं करती, और इसी के कारण जितनी भी म्यूकस डस्ट होती है, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, वो उनके साथ स्क्वेमस इपिथेलियम के पेशेंट के, याद रखना, उसके जो पैचेस होते हैं, उसके जो पैचेस होते हैं, उसके पीछे इक्विलेट हो जाते हैं, और इसी के कारण इन्फेक्शन होती है। यानी यहाँ पर पर्टिकुलर मान लो लंग्स के सेल में ये स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स बनी, उसके पीछे आके सारे बैक्टीरिया फंगस सब इकट्ठे हो गए, है ना। तो क्या आपकी बॉडी से वो साफ हो पाएंगे? क्योंकि इम्यूनिटी बहुत लो हो गई, है ना। और यही कारण है, इसके कारण रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, रिकरेंट इन्फ्लामेशन होता है और फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। याद रख लेना मेरी इस बात को। स्क्वेमस मेटाप्लेजिया जो कि ब्रोंकाई के बाइकर्वेशन पे, जो आपको याद हो, युवराज सिंह क्रिकेटर, कौन नहीं जानता, है ना। स्क्वेमस मेटाप्लेजिया जो कि ब्रोंकाई के बाइफर्केशन पर उत्पन्न होता है, सिगरेट स्मोकिंग के कारण सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जो उन्होंने वहां पर अपने खुद के लेवल पर डेवलप किया था, है ना। सिगरेटर, जितने भी सिगरेट स्मोकर होते हैं उनको वो स्मोकिंग, है ना, उसके सीजेशन के बाद कुछ समय के बाद में नॉर्मल रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में कंप्लीटली रिवर्जन में आ जाता है। यानी अगर आपने कुछ समय सिगरेट पीने के बाद उसको बंद कर दिया तो आप वापस रिपीट अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे, लेकिन आपने बंद नहीं किया, वहां पर फ्री रेडिकल्स ने केमिकल हाईली रिएक्टिव कर दिया, आपका ये कैंसर सेल्स वहां पर बहुत तेजी से हाइपरप्लेजिया में जाएगा, मेटाप्लेजिया में नहीं जाएगा, है ना। व्हाट इज मेटाप्लेजिया, व्हाट इज एट्रोपी, व्हाट इज हाइपरप्लेजिया, इसके तुरंत बाद बताऊंगा, लेकिन चूंकि कैंसर के बाद हमारे सब्जेक्ट में हुई, इसलिए पूरा डिटेल में आपको यहां बता रहा हूं, है ना। याद रखना, ये जो मेटाप्लेजिया होगा, इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन के रिस्पॉन्स में फिनोटाइप में रिवर्सिबल चेंज होता है दोस्तों। यानी यहां पर हमेशा पर्टिकुलर ऑर्गन की इम्यूनिटी के हिसाब से फिनोटाइप चेंज होता रहता है। यदि इन्वायरमेंट में एडवर्स इन्फ्लुएंस परसिस्ट हुआ दोस्तों, तब स्क्वेमस सेल्स ऑर्डरली अरेंज होता है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट होता है, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होता है, और इसीलिए इस सेल्स का नॉर्मल माल जो डेवलपमेंट होता है ना, माल न्यूट्रिशन या आपका मैच्योरेशन होता है ना, वो इंटरप्टेड हो जाता है दोस्तों, है ना। इस चेंजेस को हम डिस्प्लेजिया कहते हैं। यानी यहां पर ये पर्टिकुलर सेल पर नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन यहां पर एबनॉर्मल हो गया, ये सेल्स इससे अलग हो गई, इसको डिस्प्लेसिया कर दिया, वहां से जगह से हटा दिया, है ना। इस चेंज को हम डिस्प्लेसिया कहते हैं। लगातार आप टोबैको स्मोक कर रहे हो, है ना, कार्सिनोजेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उसके एक्सपोजर में आप कंटिन्यू जा रहे हो, और इसी के कारण अल्टीमेटली आप देख रहे हो डिस्प्लास्टिक एपिथेलियल, है ना, डिस्प्लास्टिक एपिथेलियल मैलिग्नेंट सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। याद रखना, अल्टीमेटली डिस्प्लास्टिक इपिथेलियम मैलिग्नेंट सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो गया दोस्तों, है ना। इसीलिए याद रखना दोस्तों, इनिशियली ऐसे कैंसर में ये जो कैंसर म्यूकोजा में लिमिटेड रहता है, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये उसमें लिमिटेड रहता है दोस्तों, है ना। उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा जितने भी अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू है उससे सेपरेटेड रहता है। याद रख लेना इस बात को, जितने भी अंडरलाइंग टिश्यूज होंगे बेसल मेम्ब्रेन के द्वारा वो सेपरेटेड हो जाता है, लेकिन जब यहां पर किसी भी प्रकार के एबनॉर्मल ग्रोथ इंटेंट होती है, पास के टिश्यू को फाड़कर वहां पर थर्ड या फोर्थ स्टेज में इन्वेट करता है, तो याद रखना इंट्रा एपिथेलियल नॉन इन्वेसिव को हम कार्सिनोमा इन सीटू कहते हैं। याद रख लेना इस बात को, इंट्रा एपिथेलियल यानी एपिथेलियल सेल्स के अंदर है, नॉन इन्वेसिव है, इन्वेसिव नहीं हो रहा, यानी इस एपिथेलियल सेल्स के अंदर है, अंदर नहीं आ रहा, यहां से यहां नहीं, यहां के यही फैल रहा है ना, इसे बोलते हो आप कार्सिनोमा सीटू, है ना। एक प्रकार से दोस्तों अर्ली कैंसर क्यूरेबल होता है। अगर ऐसा कैंसर मिलता है ना, मैं इसलिए कहता हूं यू कैन क्योर कैंसर, अगर आपको कंसिडरेशन पता है कि इंट्रा एपिथेलियल नॉन इन्वेसिव है, इस कंडीशन में कार्सिनोमा ऑफ सीटू कहलाता है, और इस प्रकार के अर्ली कैंसर जो होता है क्यूरेबल होता है ना, लेकिन कभी ये अनट्रीटेड होता है। ये इन्वेसिव कैंसर में यानी फैलने वाले कैंसर में वहां पर प्रोग्रेस कर जाता है, अल्टीमेटली नॉर्मल टिश्यू के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाता है, इस होस्ट को किल कर देता है, यानी इस पर्टिकुलर होस्ट को जहां पर जिस टिश्यू में डेवलप हो रहा है उसको किल करना शुरू करता है दोस्तों, है ना। यदि आप केयरफुली देखोगे दोस्तों तो हम देखते हैं कि अपर पार्ट में जो इन्वेसिव कैंसर होता है वो ब्रोंकस की वॉल में इन्वेड हो गया, है ना। इस इवेंट के सीक्वेंसेस में स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो गया, है ना, जो कि डिस्प्लेजिया में वहां पर ट्रांसमिशन हो गया, यानी यहां पर एक जगह हुआ, यहां से उठ के दूसरी जगह चला गया, है ना। और जब स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा का यहां प्रोग्रेशन हुआ दोस्तों,
वो ब्रोंकाई जैसे ऑर्गन्स में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के ऑपरेशन में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है कि हाँ मैं आ गया हूं, अब बताओ। खांसी आ रही है लगातार, बंद नहीं हो रहा, चेस्ट में पेन हो रहा, बंद नहीं हो रहा, कार्सिनोमा में जब ये वहां पर ओकरेंस हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड होता है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के दौरान दोस्तों स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स यहां पर कंटेन नहीं रहती, यहां नहीं पाई जाती स्क्वेमस सेल नॉर्मल लेवल पर। लेकिन जब एबनॉर्मल वो कैंसर में कन्वर्ट हुआ, मेटाप्लेजिया डिस्प्लेजिया हो रहा है, आप देखो सारी एपिथेलियल सेल्स वहां पर, सिलेटेड एपिथेलियल सेल्स वहां पर स्क्वेमस सेल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है ना। ये वो कंडीशन होती है दोस्तों, यानी एक न्यूप्लाज्म रिवर्सिबल सेल्युलर मॉड्यूलेशन से डिस्टिंग्विश होता है। आप देखेंगे इसको, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो दोस्तों, जो लगातार पढ़ने वाले है ना, इंसिनेटिंग स्टिमुलेशन, यानी वहां पर लगातार स्टिमुलस आपको आ रहा है ना, उसके डिसअपियर के बाद डेवलप होता है ना। जो कॉज होंगे, जो कॉर्सिजिनस इफेक्ट होंगे दोस्तों, उसके रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करने में बहुत डिफिकल्ट है। आपको रिलेशनशिप देखना पड़ेगा कि भाई ये सिगरेट पीता था, बीड़ी पीता था, तंबाकू खाता था, फलाना केमिकल फैक्ट्री में काम करता था, लगातार केमिकल आ रहे हैं इसके बॉडी में, है ना। बहुत सारी चीजों से डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। इसका यह मतलब होता है कि ज्यादातर इंफ्लामेटरी या इन्फेक्शियस डिसीज, जिसमें जो इटियोलॉजिक एजेंट होते हैं, जो कारण होते हैं, वो निर्धारित करके ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको। यानी कैंसर डेवलप किस कारण से हुआ है, वो कारण आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप उसको ठीक कर सकते हो। बिकॉज अगर आपकी बॉडी में पहले ब्रेस्ट कैंसर था, आपने सर्जरी करा ली, ब्रेस्ट कैंसर से ब्रेन में चला गया, लीवर में चला गया, किडनी में चला गया, मल्टीपल कैंसर हो गया, है ना। अब उस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि कारण कहां था, है ना। इसीलिए न्यूप्लाज्मिया में आप इंसिफिकेंट एजेंट, है ना, लॉन्ग गोन होता है, लंबे समय तक वहां पर डेवलप होता है। इसीलिए सेल का रिजल्टेंट, जो मास का ट्रीटमेंट का जो टारगेट आपका होता है दोस्तों, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। हमें किस मास से, कौन सी जगह से ये कैंसर का डेवलपमेंट हुआ है, ये इलेक्ट्रोमेपैथ के लिए बहुत नेसेसरी होता है कि हम या C1 दे, C2 दे, C3, C4, C5 या ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन दे। अगर केवल सेल के लेवल पे तो C1, अब सेल का लेवल तो कब का गुजर चुका होता है, हमारे पास आया हो तो टिश्यू में चला गया, C2 का लेवल। जब हमको लग रहा नहीं यार ये तो मसल लिगामेंट क्रॉस करके हार्ड लेवल पर जा रहा है, थोड़ा सॉफ्ट है लेकिन हार्ड लेवल पर जा रहा है, तो C3। बहुत ज्यादा हार्ड हो गया तो C4। और जब आपको नजर नहीं आता कि यार मैं क्या दूं, तो पहले C5, देन C4, देन C3, देन C2, देन C1। इस प्रकार से बच कीजिए। अगर आपको नजर आ रहा है कि थायराइड कैंसर है, आप यहां पर C13 को दीजिए, लेकिन C3 मेन है क्योंकि कार्टिलेज से बना हुआ है, C3 दीजिए। मैं कल और डिटेल आपको बताऊंगा, अभी 3 दिन है, मैं बहुत सारी चीजें आपको बताना चाहता हूं। तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इसको रिवाइज कीजिएगा दोस्तों, 1 घंटे में ये डल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं होता है। इसको रिवाइज कीजिएगा और एक बार सुनने की कोशिश कीजिएगा, ताकि कल मैं जब और फर्दर डिटेल आता हूं तो 3 दिन के बाद हम लोग जब एक एक कैंसर की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि काफी कैंसरस कंडीशंस हम लोग बहुत इजीली क्योर कर पाएंगे दोस्तों, विद द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। हम आदरणीय गुरुदेव मेटी जी, जी सुब्रतो डे जी, डॉक्टर सुब्रतो डे। डॉक्टर सुब्रतो डे। डॉक्टर जगजीत सिंह सर। जगजीत सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जगजीत सर। सर जी मेरे पास ना एक पेशेंट आया था, टीथ ट्रांसप्लांट करा रहा था, डायबिटिक था जी। जी उसको एंटीबायोटिक ज्यादा दिया जा रहा था, पेट खराब हो रहा था। मेरे पास आया, बोला भी मेरे को एंटीबायोटिक नहीं खाना और मेडिसिन दो कोई। मैंने गैंग्रीनल फोर्ट सेकंड लूसन में दिया जी, 5 ड्रॉप TDS। जी उसका 2 दिन खाने के बाद ही जो जख्म था अंदर का पूरा क्योर हो गया। जब वो जी डॉक्टर के पास गया, MDS डॉक्टर था, वो बोला भी इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया ये जख्म। वो बोला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन लिया था। कहता है जी इसके ऊपर तो, जो वो MDS था वो बोला इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है जी सर, आप पर इलेक्ट्रोपैथ बड़ी। सर आवाज कट रही है आपकी, जगजीत हाँ सर। जी हाँ जी। सर जी उन्हें जो
15 ml से 5 ml से ही उसका 5 से दांत का ट्रीटमेंट हो गया जी, गैंग्रीनल फोट और सेकंड लूसन से जी। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी जी, अशोक सर, डॉक्टर अशोक सर, नमस्ते। नमस्ते। हम अशोक सर बोलिए। कैंसर पे तो रिजल्ट मिल जाते हैं, हम कभी कभी छोटे से केस पे फंस जाते हैं। जैसे सर सोराइसिस है, वो मैं किसी जी को 3-4 महीने से मेडिसिन दे रहा था, पहले एक बार बिल्कुल ठीक हो गया, अब जी 1.5 महीने से उसके दोबारा हो गया। क्या कारण हो सकता है सर, उसको कैसे किया जा सकता है? सर, ऑटो इम्यून डिसीज है, ऑटो इम्यून को आप बूस्ट नहीं कर पाए हो। इम्यून पे अच्छा। जाओ, ऑटो इम्यून को बूस्ट करो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आओ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्किन 1 स्किन 2 को D4 से चालू करो, D10 30 200 1M तक जाओ, और उधर S1 L1 वेन 1 को 1000 से शुरू करो। मैं सोरोसिस पढ़ा भी चुका हूँ आपको, ठीक है है, ना। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। जी, प्रवीण पाटिल सर। अशोक सर, डॉक्टर जगजीत सर से आप बात कर लीजिए ना, उनको भी स्ट्रोक मशीन चाहिए। जगजीत सर, यही डॉक्टर अशोक सर है, अमृतसर से। अशोक सर, आपको मैं जगजीत सर का नंबर डालूंगा, इनको भी प्लीज प्रोवाइड कराइए आप, है ना। जी, प्रवीण पाटिल सर। जय मेटी जी सर। जय मेटी। बहुत प्राउडफुल है सर, आप तो बहुत बहुत आगे ले चुके हैं सर हमको, तो आपको सॉरी अरे सर। प्रवीण जी, मैं सीएमए में आ नहीं सका सर, क्योंकि शादी थी हमारे वहाँ, कोई इसलिए। कोई बात नहीं सर। जी, सर वो तो परचेस कर लेंगे सर आपसे। अरे अ, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और सर, दाढ़ पेन जो है ना, टीथ पेन में तो सर, मैं पहला पेशेंट तो मैं ही हूँ था सर। मुझे एक एमडीएस डॉक्टर ने बोला था आपको आरसी कराना पड़ेगा, रूट कैनल कराना पड़ेगा। जी बस हाँ, उसका खराब हो गई सर, दोनों दाढ़ें खराब थे ऐसा बोल रहे। तो बस कुछ नहीं सर, घर पे आया बस इतना ही बोलो। मैंने मेडिसिन भी नहीं ली, खाली डायग्नोसिस कर लिया उनके पास से। जी, नहीं, घर मेडिसिन ली सर, 4 दिन में क्लियर हो गया सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। और आप अपने लेवल पर जाओगे तो रूट केनाल जो है, एक पूरा दांत आपका खराब हो गया, लेकिन अगर आप टूथेक ड्रॉप का और गार्गल टूथेक का आप यूज करोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी डॉक्टर को जरूरत पड़ेगी इस प्रकार की कंसिडरेशन की। कभी जरूरत नहीं पड़ती, पूरा साफ हो जाता है, ठीक और है। एक मित्र डॉक्टर है, उसकी मिसेस को दाढ़ में ना सर, उसने एमोक्सी सीवियस इंजेक्शन 3 दिन तक दोनों टाइम लेने को बोला था। वो 2 दिन तो ले चुका था, फिर भी पेन और सूजन बननी हो रही थी सर उसकी। तो जी मैंने उसको गैंग्रेनल फोर्ट गार्गल के दे दिया, और गैंग्रेनल फोर्ट ही टैंक में दे दिया। तो 3 ही दिन में क्लियर हो गए सर वो। बहुत उधर से बढ़िया। डॉक्टर का एमडीएस डॉक्टर का फोन आया था सर, क्या किया आपने, क्यों नहीं आए हो आप लोग ऐसा। अ, और दूसरा एक फूड पॉइजन के पेश आए थे सर, अभी दो दो दिन पहले 2 पेशेंट आए थे फूड पॉइजन के। शादी थी हम्म वहां पे, कुछ गड़बड़ हम्म हो गई थी सर। इतने लूज हो गए थे सर वो। यानी मोस्टली में जो वो यूएसए से आए थे सर, अमेरिका से आए थे यहाँ पे। जी हाँ, तो वो पेशेंट बोले सर हमें मेडिसिन, बहुत सी मेडिसिन नहीं चलती है। मेरे को चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा आपको, खाली जी उसको सर S3C4L1W A3 और S10C10R1G, और उसमें बी की 2 ड्रॉप डाल दिए सर। इतने में जी, ही वो एक ही दिन में क्लियर होगा सर। उसको बहुत रात बढ़िया। में 20 तो 25 बार टॉयलेट जाना पड़ा, इतने लूज हो गए थे सर वो सुबह में। जी 2-3 घंटे में क्लियर हो गए सर। उसको फ्रिक्वेंटली देने के बदले मैंने 1-1 घंटे में देते रहो ऐसा। जी जी, बहुत तो बढ़िया, एकदम सही हो गए सर वो। ऐसे बहुत तो बढ़िया। रोट रोट आते रहते हैं सर, क्वेश्चन भी बहुत रहते हैं दिमाग में, लेकिन आप जो बोलते हैं ना, उससे क्वेश्चन 2 दिन में उसके उसके सॉल्व हो जाते हैं सर दिमाग से। अपडेशन है सर आपका, यही अपडेशन है, हमारे एज भाइयों में यही अपडेशन की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। कौन क्या बता रहा है उसको एडॉप्ट करो, सीखो। जो अच्छा बता रहा है उसको एडॉप्ट कर लो, जो नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो, क्या दिक्कत है, लेकिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी ना। बहुत बढ़िया सर। जी सर, बहुत बढ़िया जी सर, आपके लिए शुक्रिया सर आपका। जी जी, दीपक सर। दीपक सर, जय मेटी दीपक सर। सर अभी फ्रिक्वेंटली अभी एक 2 मिनट पहले क्लास से एक रिजल्ट आया, बहुत बेस्ट है सर। जी लगभग साल से वो प्रेगनेंसी के लिए भटक रहे थे। एलोपैथिक में भी गए, होम्योपैथिक में भी, आयुर्वेदिक में भी, और जी, सुबह मैसेज आया कि 1.5 महीने की प्रेगनेंसी कंफर्म है। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। नए बस साल के उपलक्ष्य में दे रहे हो तुम धमाके, है ना।
जी सर, सब आपका आशीर्वाद। और जी जी सर एक एथल कैंसर चल रहा है सर मेरे पास। उन्होंने जी। 3 बार ऑपरेट करा लिया उसको, हम्म। और उनका ब्लीडिंग बंद नहीं होती है, तो ब्लीडिंग आकर के ईएस से ही बंद होती है सर। अब वो बिल्कुल। जी। हार के मेरे पास ही आए हैं कि आप ही ट्रीटमेंट कीजिए। मैंने भाई बिल्कुल क्योर नहीं। करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। पैसा हाँ लपक मैं के लेना, छोड़ना नहीं, ऐसे लोगों हाँ को छोड़ना है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी एक जी। रिसेंटली केस और आया है बोन कैंसर का, 5 जगह देखा गया उसमें सर। क्या हम्म। वो ट्रीट करूँ, उसको पकड़ूं? बिल्कुल करो, लेकिन रिजल्ट नहीं है ना, याद रखना, मॉडर्न साइंस के रिजल्ट नहीं है। आप जब बोन कैंसर को ट्रीट करोगे, उसके रिजल्ट आपको अलग मिलेंगे। ठीक है, आपको वेरिएशन करना पड़ेगा मेडिसिन का, याद रखना, क्योंकि इसके लिए आपको पैराथायराइड ग्लैंड को पढ़ना पड़ेगा, है ना। ओके एक बार ओके, पढ़ लेना, फिर करना, कैंसर का करो, छोड़ना नहीं है ना, ठीक है छोड़ना नहीं ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो ठीक मच। है, ठीक है। जी, अभिराम वशिष्ठ जी, डॉक्टर अभिराम वशिष्ठ जी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर आज की क्लास बहुत बढ़िया लगी, बहुत मजा आया आज की क्लास में। बहुत कुछ जी समझना नया सीखने को मिला। बट जी। थोड़ा टेक्नोलॉजी ना थोड़ी टफ हो रही है। किस टाइप से, किस टाइप से टफ हो रही भाई? हेलो। जी, मनोज पवार सर, डॉक्टर मनोज पवार सर। जब हम डॉक्टर बनते हैं तो हमारे लिए सब चीज टफ ही होती है ना। हमें अब उसको समझने के लिए अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। ठीक है। जी, मनोज पवार सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अभी टिश्यू नहीं पढ़ा है ना, टिश्यू पढ़ाऊंगा जब, सब बताऊंगा आपको, ये सब चीज क्लियर होगी। जी मनोज सर। सर एक पेशेंट है मेरे पास अभी, एडिनो कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। हम्म तो सर अभी 10-12 दिन पहले ही मेरे पास आए थे, और अभी तक उन्होंने एलोपैथी किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं लिया, डायरेक्ट वो मेरे पास ही आए हैं। और हम्म जो प्रोटोकॉल दिए उनसे उनको सिम्टोमेटिक रिलीफ भी हुए, जैसे एब्डोमेन पेल, पूरी बॉडी एक रहता था, ब्लीडिंग, इन सब में उनको रिलीफ है। हम्म। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा सर, इसको मॉनिटर कैसे करें? कोई ऐसा ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने सीए क्या होता है? 125 कराया था तो वो नॉर्मल आ रहा है। हाँ, सीए 125 मैंने कराया था तो वो नॉर्मल है उनका रीडिंग। और सर, बायोप्सी में। जी। आप केवल और केवल पेशेंट के सिम्टम्स के बिहाफ पर जाइए, है ना। अभी ओके। आप ही के ग्रुप में कुरुक्षेत्र, आप मनोज सर, आप देहरादून आए थे ना, जी जी जी। है ना। देहरादून में स्मिता मैम आई थी, जिन्होंने मुझे जो स्ट्रोक मशीन गिफ्ट की थी, याद है आपको, जी हाँ सर, है हाँ ना। सर। वो 2 दिन मेरे साथ रही अभी, शनिवार रविवार। ठीक है। ओके। हमने 4-4 बजे खाना खाया है, क्योंकि इतने पेशेंट थे, है ना। उनसे जी आप जी पूछिएगा कि हमने किसी को भी स्टेथोस्कोप नहीं लगाया। हमको केवल डायग्नोसिस, उसके सिम्टम्स, उसकी डिसीज का डायग्नोसिस, कौन सा ऑर्गन का फंक्शन अफेक्टेड है, टेम्परामेंट क्या है, जी केवल इसके बिहाफ पर ट्रीटमेंट किया। और जितने भी पेशेंट आए, मैम सेटिस्फाई होके गए जी मेरे पास। ठीक है। तो मेरा कहने का जी मतलब सर। सिंपल सा है कि हम केवल पेशेंट के सिम्टम, हम पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन पे बात नहीं करें, हमारा जी टेम्परामेंटल है। सर। और जी। टेम्परामेंट को करेक्ट करते जाइए, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आपका पेशेंट रिकवर होता ओके। चला जाएगा। ठीक है। आपको ओके सर, ओके। कॉन्सेंट्रेशन केवल और केवल उसके सीबीसी टेस्ट पे होना चाहिए, हिमोग्लोबिन कम नहीं हाँ होना जी सर। चाहिए, है ना। मेनली जी जी टिश्यू के डिस्ट्रक्शन ईएसआर के लेवल पर होना चाहिए, है ना। जी। वहां पर आप कंसंट्रेट करिए, जितना रेडिएशन की तरफ जाएंगे ना, मामला उलझ जाएगा। ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी। जगसीर गांधी जी, डॉक्टर जगसीर गांधी जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया हूँ सर, आप सुनाइए। सर बहुत अच्छा लग रहा है क्लासेस के लिए, थैंक जी यू बोलूं आपको। और जी एक अभी मेरे पास एक पेशेंट थे जिनको थोड़ी सी वैसी प्रॉब्लम थी, कभी स्टमक में पेन हो जाता था, कभी बेसिकली वीट एलर्जी थी। तो लेकिन वो पेन से ज्यादा परेशान थे, तो मेरे पास जी आए, मैंने नॉर्मल जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक दिया था उनको। तो जी। उसमें उनकी वीट एलर्जी भी नॉर्मल रेंज में आ गई है, बहुत बढ़िया। बना था। दूसरा बहुत सर, बढ़िया। यहाँ पे जैसे भी डिस्कस हो रहा था, प्रॉब्लम यहाँ है कि जैसे हमने ना पहले प्ले स्कूल में खेल रहे थे, सीधा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया हमने। सही बात। तो सर यही ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम। अभी अभी दिक्कत क्या, वो भी सही है, क्योंकि मैंने अभी टिश्यू नहीं पढ़ाया ना सर, अभी ये टिश्यू की बात आ गई, है ना। नहीं सर, बिल्कुल वही जी है ना कि जी हम पहले तो अक्कड़ बक्कड़ खेल रहे थे,
जी सीधा टेक्निकल में आ रही है तो उससे थोड़ा सा होता है कि हाँ डिस्टरबेंस एक बार क्रिएट हो रही है जी, कोई नहीं समझने में। सर, धीरे बिल्कुल धीरे सब हो जाएगा। जब अभी तो हमें स्टार्टिंग पढ़ रहे कैंसर, जब हम पर्टिकुलर एक कैंसर को लेंगे, मान लो कि जितने भी कैंसर है, थ्रोट कैंसर, आइस कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, जब लेंगे और जब वहां पर वेरिएशन देखेंगे तो ये पूरी चीज समझ में आएगी। बिकॉज अभी हमारा टिश्यू बाकी है, ब्लड बाकी है, लिम्फ बाकी है। जब ये कंप्लीट होगा ना तब इनको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर टॉपिक है कैंसर का, क्योंकि बिल्कुल नेक्रोसिस के पहले मुझे कैंसर बताना है। तो मैंने सोचा पूरा कैंसर का इंट्रोडक्शन में यहाँ दे देता हूँ, उसके सर बाद में ये ना हमें मैक्सिमम जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो तो कमाल करना शुरू करें। जब तक कैंसर हमारा थर्ड सेम में आता है, जब तक तो कमाल हो जाएगा ऐसा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जी टाइम जी लगेगा ना हमें समझने में। जी जी थैंक जी यू सर। जी जी मंजू सरीन जी, डॉक्टर मंजू सरीन जी, मंजू सरीन जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो? बस बढ़िया सर, बहुत जी नॉलेजेबल क्लासेस चल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये जी जो रूट कनाल का अभी किसी ने क्वेश्चन पुट किया था, क्या रूट कनाल कराने के बाद में जरूरत ही नहीं पड़ती? बिल्कुल नहीं पड़ती है मैम, 100% वाह, क्योर होता है। कल बता दूंगा आप लोगों को स्टार्टिंग में क्या करना है। ठीक है थैंक यू सो मच सर। जी जी। स्मिता मैम, डॉक्टर स्मिता स्वप्निल मैम, स्मिता मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कहाँ पहुंच गए हो? सर बस कोहरा बहुत ज्यादा है तो अभी दिल्ली 300 किलोमीटर है। अरे बाप रे। रुक गए थे बीच में। मुझे जी वही फीडबैक देना था कि पेट ठीक हो गया सर इनका, रात को खाना भी खा लिया आपकी मेडिसिन जो दी उसके बाद। वाह, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया जी मैम। जी कैसा लगा जी 2 दिन मेरे साथ यहाँ पर, आपके सर, हस्बैंड को और आपको? ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस, इतना कुछ सीखने को मिला है ना जी, कि बस मतलब जो सीखते रहे वो प्रैक्टिकली देखने को भी मिल रहा है। अब आपको समझ में आया 10 मिनट में कैसे पेशेंट को रवाना करना है? हाँ, मेरी सबसे बड़ी दिक्कत ही वो थी सर कि कैसे करे, क्योंकि मुझे तो आधा आधा पौन पौन घंटा 1 घंटा भी लग जाता है किसी पेशेंट के साथ में। बट जी यस, इट ग्रेट गाइडेंस। बिल्कुल। और आप आपको सबसे पहले 3 आंखों को आपके क्लिनिक में पेशेंट के ठीक पीछे लगाना है। ठीक है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बस। सर। बाकी यस केवल उसकी बातें सुनिए, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट वो देखिए, सिम्टम डायग्नोस कीजिए, तुरंत इधर लिखते जाइए। इधर मेडिसिन आपके आंखों से निकल के, मुंह से निकल कर, हाथ से बोलना हाँ इधर जी मुंह से चालू और इधर लिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल। मुझे तो रात भर गाड़ी में भी ऐसे लग रहा था मैं अभी भी वही हूँ, क्लास में ही हूँ, पढ़ रही हूँ। जी जी। थैंक तो यू आज मैम, का थैंक क्लास यू में वेरी। एटलीस्ट जी सुन तो लेते। जी, ठीक है, थैंक यू वेरी थैंक मच यू। मैम। जी जी जी। जसविंदर सर, डॉक्टर जसविंदर सर, डॉक्टर जसविंदर सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर बहुत बढ़िया टॉपिक चल रहा है जी। जी, आपके लिए है हाँ सर। हाँ जी सर बिल्कुल। जी ਸਰ जी ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ जी ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ 95 ml 95 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। जी तो बढ़ गया ऑपरेशन के बाद भी। वो उसने बठिंडा में ऑपरेशन करवाया ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਜੀ। जी। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੀਐਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸਰ, ਉਹ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਸਰ 400। कोई कोई तो नहीं, आप सीधा सीधे 200 डायल्यूशन में दे दो भाई, कुछ नहीं करना है। सिंगल मेडिसिन दो आप, S2C2 वेन1 C17G 200। ठीक है सर मैंने सिस्ट ट्यूमर ग्लोबल 1 mm चला रखी है, उसको डेली दे रहा हूँ सर। ना ना ना, आप केवल प्रोस्टेट वाला फार्मूला, जो प्रोस्टेटिक, आप पीडीएफ में देखो, प्रोस्टेटिक हाई पर जो होता है ना, हाइपरप्लेशिया ऑफ प्रोस्टेट, वो आप दे दो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन तो हो चुका है ऑलरेडी, है ना। नहीं, केवल उसको वो सर आप। जी साथ में उसको सर क्या है कि उसको हर्निया भी है वो जो, और हर्निया का साथ ट्रीटमेंट। में उसको बवासीर भी है सर। और साथ में उसको क्या है कि उसके जो किडनी पर सिस्ट है सर, जो है एक। वो आपका अलग मैटर है, वो अलग डायग्नोसिस करके आपको ट्रीटमेंट करना है ना। हाँ जी हाँ जी। वो आपका ट्रीटमेंट अलग होगा, उसका डायग्नोसिस आपको अलग करना है। ठीक है
सर मैंने जो उसको ट्रीटमेंट दिया ना उससे उसको फर्क है सर। उसको मैंने लीवर ड्रॉप D5 में दिया और जनरल टोन D6 में S6BE की 5 ड्रॉप्स 3 टाइम 10 ड्रॉप्स दी सर। और साथ जी में मैंने उसको सर जो क्या था उसकी पेशाब की जो धार थी वो भी पतली थी सर। तो ऑर्गन बूस्टर C70 और ऑर्गन बूस्टर C2 सर, उसमें BE की 5 बूंदे डालकर सर। वो भी ठीक है। और लोअर abdomen स्प्रे भी सर उसको साथ में दिया और साथ में 1 mm की 3 डोजें दी सर। वो भी ठीक है सर। तो सर इसमें और बस जे 200 से शुरू करें सर, और क्या दे सकते हैं? बिल्कुल आप 200 से दो, बाकी मल्टीपल डिसऑर्डर के लेवल पर आपको जो भी समझ में आ रहा है ना वो आप दे जी सकते हो, है ना, उसका जी कोई सर, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। जी सीठिया जी। सर नमस्कार। नमस्ते सर। वो सर आई कार्सिनोमा का जो पेशेंट आया था मैंने आपको भेजा था और आपने जो बताया मेरे को, अभी उसको चालू किया तो 15 ही दिन में बहुत ज्यादा उसको जो जनरल दिख रहा था वो तो सब सबसाइड हो गया सर। बहुत बढ़िया सर, बेस्ट ऑफ लक। हाल थी और पूरा जी पूरा निकल रहा था पानी आंखों से, वो सब बंद हो गया सर। बहुत बढ़िया, बस आगे बढ़ते जाओ सर। आपका 100% जो है हर प्रकार के केसेस को हैंडल करो। 2 से 3 महीने लगने वाले हैं। 2 से तो 3 वो महीने बोलता है कि मैं 2 साल में सोया नहीं बराबर और इतना पेन से गुजरा सर। आपका तो 15 दिन में मेरा ये कर दिया। अभी वो यात्रा पे चले गए कल। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। जी बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों आज